नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्मृति एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ डेली ग्रुप डी के 101 शिफ्ट में पूछे गए मैथ क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवाता हूँ और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 28 नवंबर 2025 को शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन को। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक धातु छड़ को 3 भागों में ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है 4:8। तो लिख लेते हैं ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:8। उसके बाद सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 10:18 है। सी और बी 10:18 है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है तो धातु छड़ की कुल लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास दिया क्या है, ए अनुपात बी और सी अनुपात बी। तो हम देखेंगे कॉमन कौन सा है दोनों में। तो यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी, लेकिन यहाँ 8 है और यहाँ 18 है। दोनों को इक्वल करना होगा। तो इक्वल कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे 18 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। तो इसमें हम 4 गुना कर देते हैं और इसमें हम 9 गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 अठी 72 और यहाँ हो जाएगा 40 और ये भी 72। अब यहाँ भी बी 72 है और यहाँ भी बी 72 है, यानी हमारा अनुपात निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया है 36, 72, 40। अब बस बना लेते हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर कितना है 48 सेंटीमीटर। तो ए हमारा कितना है 36 और सी कितना है 40। तो दोनों का अंतर कितना है अनुपात में 4 का अंतर है और यही 4 का अंतर लंबाई में कितना है 48 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है छड़ की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 36, 72 और 40 सभी को ऐड करना होगा। तो 7 3 10, 140 और 6 2 8, 148 का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक का मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 12। तो 148 का मान कितना हो जाएगा इतना। तो अब बस गुना कर देते हैं। 12 8 96 का 6 बचा कितना 9। उसके बाद 12 चौक 48 और 9 57 का 7 बचा कितना 5। फिर 12 और 5 17, 1776 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है। वह उनमें से 60 पेन 12 रुपये प्रति पेन की दर से बेचता है और शेष पेन 25% हानि पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये भी आसान क्वेश्चन है। 80 पेन 8 रुपये प्रति पेन की दर से अगर खरीदता है तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, करें मूल्य इसका 80 गुना 8 यानी 640 रुपया। 640 रुपया में ये खरीदा है। अब क्या हो रहा है, वह उनमें से 60 पेन को 12 रुपये प्रति पेन की दर से बेच देता है। तो अगर हम 12 रुपये प्रति पेन की दर से बेचे और 60 पेन बेच रहे हैं तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, बरछक 72, 720 इतना रुपया हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, शेष पेन 25% हानि पर बेचता है। तो शेष पेन है कितना, तो 80 पेन में से 60 चला गया तो 20 पेन बचा हुआ है और 20 पेन को क्या कर रहा है 25% हानि पर बेचता है। यानी एक पेन की कीमत 8 रुपया था तो उसमें 25% कम कर देते हैं, 75% हो जाएगा। 20 पंचे 100, 5 से अगर काट दे तो 15 पचे 75 यानी कि 15 अठी 20 से 120 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कुल लाभ या हानि। अब हम खरीदे हैं 640 में और बेच रहे हैं कितना में इतना, ये दोनों ऐड करना होगा। तो 840 में हम बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है या हानि, साफ दिख रहा है लाभ हो रहा है कितना रुपया का, यही हमसे पूछ रहा था। तो 840 में 640 माइनस करेंगे तो 200 रुपया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 200 रुपया का लाभ, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यानी 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों के लिए भोजन रखा इकट्ठा किया गया था।
अब यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 72 कर दी जाए, संख्या कितना हो गया है 72, तो वही भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, x दिनों में। तो बरछक 72, 6 8 48, वही भोजन कितना दिन में समाप्त हो जाएगी, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू, इसको सरलीकृत करना है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा प्रयास करेंगे यहीं छोटा कर लें। जैसे 19 से भागा देंगे 342 में, तो क्या होगा, एक बार में 19, तो 14 में से 9 गया तो 5, और फिर 1 और 2, 152। तो 19 अठी क्या होता है 152। उसके बाद फिर गुना है तो गुना लिख दिए। फिर इस 17 से भागा देंगे 306 में, तो 17 1 का 17, उसके बाद 3, फिर 1 6, 17 8 36 है। फिर 18 गुना 18 आ गया हमारे पास इधर। अब क्या है, भाग दिया हुआ है 36 गुना 3, तो भाग का उल्टा गुना कर देते हैं, 1/36, और फिर यहाँ गुना 6 है लिख दिए। अब ये हमारा एक तरफ हो गया। अब प्लस है, प्लस कर देते हैं। तो अगर 60 में 5 से भागा देंगे तो 12 गुना 2 24 में से 12 गया तो 12, इधर क्लियर। अब यहाँ भी देख रहे हैं क्या, 18 से काट देंगे तो 18 गुना 2, और फिर 2 से 2 तिया 6, तो 18 तिया 54, और प्लस 12 कितना हो रहा है 6 और 6 66। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है। एक आयत है ABCD, अंदर कोई बिंदु P है। PA की लंबाई 79 है, PB की लंबाई 61 है, PC की लंबाई 17 है, और PD की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो यही हमसे पूछ रहा है PD की लंबाई कितनी होगी। ये तो अब डेली आ रहा है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है, PA² प्लस PC² बराबर PB² प्लस PD²। अब मान रख देते हैं सभी का। PA का मान कितना दिया हुआ है 79² प्लस PC कितना है 17 का स्क्वायर हो जाएगा, PB कितना है 61 का स्क्वायर, प्लस PD कितना माने थे x का स्क्वायर। हमको चाहिए x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √79 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। ये प्लस में है, इधर चलाएगा तो माइनस में 61 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना होता है कि इकाई अंक से सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसका स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर करके और माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, उसके बाद रूट निकालेंगे तो लंबा समय लगेगा। इसलिए इकाई अंक देख लेंगे। जैसे अगर 9 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा इकाई अंक में 1, और 7 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक में क्या आएगा 9, और फिर 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1 रूट अंडर में। अब मान लेते हैं कोई संख्या है इस तरह से जिसका इकाई अंक 1 9 और इधर 1 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इकाई अंक में क्या आएगा 0। अब 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो होगा नहीं, यानी कि 10 में से 1 को माइनस करना होगा। तो हमारे पास जो संख्या आ रहा है उसका इकाई अंक में क्या है 9, और जब भी कोई संख्या का इकाई अंक में 9 है, उसका वर्गमूल अगर सही से निकल रहा है परफेक्ट वर्गमूल, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 3 होगा। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में इकाई अंक में 3 होगा वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में, यानी सबसे पहले लिख लेते हैं रेड ग्रीन और पिंक। इसमें क्या कर रहा है, लाल और हरे टोकन का अनुपात दिया हुआ है 9:6। तो लाल और हरा 9:6 में है। फिर क्या कर रहा है, गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 18:16 है। तो गुलाबी के सामने रख लेते हैं 18, और उसके बाद लाल का चर्चा हुआ था तो लाल को यहाँ रख लेते हैं लाल के सामने। अब हमसे पूछ रहा है हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बताइए, हरे और पिंक का अनुपात। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखते क्या है कि कॉमन क्या है, दोनों अनुपात में कॉमन क्या है। यहाँ भी रेड दिख रहा है और इसमें भी रेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ रेड कितना है 9 और यहाँ 16, तो बराबर करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 से गुना कर देते हैं और यहाँ 16 से गुना कर देते हैं। तो अब बराबर हो गया 16 गुना 9 144, फिर 16 गुना 9 144। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो रेड कितना हो जाएगा 16 गुना 9, उसके बाद ग्रीन कितना हो जाएगा 16 गुना 6, और फिर पिंक कितना हो जाएगा 18 गुना 9। अब जैसे ही इतना हुआ तो ये हमारा किसका अनुपात निकल गया, रेड ग्रीन और पिंक का।
तो हमसे पूछ रहा था क्या, ग्रीन और पिंक। तो ग्रीन कितना है 16 गुना 6 और पिंक कितना है 18 गुना 9। अब जो कट रहा है काट देते हैं, 6 से काटे तो 6 तिया 18। अब कुछ कट नहीं रहा है तो 16 अनुपात 27, यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जमीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर दूरी पर स्थित है। बिंदु को इमारत के शीर्ष और जमीन से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जमीन पर कोई एक बिंदु, तो ले लिए एक बिंदु, एक इमारत के आधार से, एक इमारत की आधार से उसकी ऊंचाई यानी कि इमारत की ऊंचाई के √3 गुना की बराबर दूरी पर स्थित है। यानी ये बिंदु जो है, ये जो इमारत है इसकी जो हाइट है इससे √3 गुना यानी √3h गुना दूरी पर स्थित है। कौन, ये बिंदु। तो हमसे पूछ रहा है बिंदु को इमारत के शीर्ष और जमीन से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, ये थीटा पूछ रहा है। तो ये तो देखते ही पता चल रहा है, यहाँ √3 है और यहाँ क्या है 1 है, दोनों का अनुपात क्या है 1:√3 है ना। तो 60 के सामने क्या होता है √3, तो 30 के सामने क्या होता है 1। यहीं से हमारा दिख गया ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इसको बनाते किस तरह से हैं, एक तो टेन थीटा लेना होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास कितना है h और आधार में क्या है √3h, h और h कैंसिल। तो 1/√3 किसका होता है tan 30 डिग्री का मान। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, यहाँ से निकल गया। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए हम दो अनुपात बताए थे। हाइट एंड डिस्टेंस का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है दो त्रिभुज पे टिका हुआ रहता है। वो क्या है, एक है 30, 60 और 90। 90 तो सब में रहेगा, तो एक हो जाएगा 30 और दूसरा 60, या फिर ये 60 तो ये 30। और दूसरा कौन सा है, ये हमारा 90 है और ये 45 और ये भी 45। अब इसमें हम अनुपात देखते हैं। तो अगर हम यहीं से किसी एक का मान ले लें, जैसे अगर हम 30 डिग्री का ही मान लें, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3 और tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा आधार। तो एक हमारा क्या हो जाएगा लंब, तो एक को यहाँ रख लेते हैं और आधार को √3 है यहाँ रख लेते हैं। तो अगर हमारा लंब निकल गया आधार निकल गया तो कर्ण क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर में। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और इसका 1 √4 यानी 2। तो इससे हमारा क्या निकला, इस त्रिभुज का भुजा की रेशियो तो क्या हो जाएगा 1√3 और 2। और अगर हम इस त्रिभुज में आए तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लंब भी 1 और नीचे आधार भी 1। तो लंब 1 कर देते हैं और आधार भी 1 कर दिए। तो कर्ण क्या होगा √2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इस त्रिभुज की भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा 1, 1 और √2। अब जैसे ही ये हमारा अनुपात निकल गया तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 30 के सामने क्या है 1 और √3 के सामने क्या है 60 और फिर ये 90 डिग्री के सामने क्या है 2। इसी तरह यहाँ 45 के सामने 1, फिर 45 के सामने 1 और कर्ण के सामने क्या है √2। इसी से बनाते हैं। अब जैसे ही यहाँ देख रहे थे क्या, ये दोनों भुजा का रेशियो क्या है 1:√3। अगर ये त्रिभुज 30 और 60 वाला है तो 30 के सामने 1 होता है। अगर यहाँ भी 1 ही रहता तब ये 45 डिग्री हो जाता दोनों। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उस बैंक में 95,950 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा जो 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है। तो सबसे पहले तो देख रहे हैं क्या, ब्याज दर हमसे कैसा पूछ रहा है साधारण ब्याज पर, और हमसे पूछ रहा है ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज होता क्या है SI बराबर PRT/100। तो P हमारा मूलधन होता है, मूलधन दिया हुआ है कितना 95,950। दर कितना दिया हुआ है 9%। समय कितना दिया हुआ है, क्या बोल रहा है अर्जित वार्षिक ब्याज, यानी कि समय 1 वर्ष है बटा 100 कर दिए। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, 0 और 0 कैंसिल। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 9×5 = 45 का 5 × 5 कितना 4, 9×9 = 81 और 4 × 85 का
5 बचा कितना 8, 9 पचे 45 और 8 53 का 3 बचा कितना 5, 9 9 81 और 5 86। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 86 35.5। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ईजी था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है, तो ये है पारुल और ये उसकी मदर है। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5x कर लेते हैं और ये 13x कर लेते हैं। उनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ है कितना 585। तो दोनों का गुणनफल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 65x² बराबर 585। तो अगर हम इसको काटें तो 13 पचे 65, फिर 13 चौका 52, 6 और 5, फिर 13 पचे 65 और फिर 5 से काट देंगे तो 9 पचे 45। तो x² बराबर 9 है तो x का मान कितना निकला 3। तो पारुल का आयु कितना हो जाएगा 5 या 15 और इसकी मदर कितनी हो जाएगी 13 या 39। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो 15 9 कितना होगा 24 और इधर कितना होगा 39 और 9 48। तो 1:2। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दिया हुआ है, इसको सरल कीजिए। कुछ करना है नहीं, इसमें सिर्फ गुना कर देते हैं सही से। तो अगर हम 2x से इसके साथ गुना करें तो कितना होगा 2x²। फिर 2x को इसके साथ गुना करें तो -10x हो जाएगा। उसके बाद फिर +3 है और गुना करेंगे x के साथ तो +3x हो जाएगा। फिर +3 है -5 है तो कितना होगा -15। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख लेते हैं, एक छोटी ब्रैकेट ले लेते हैं। तो x को अगर 3x के साथ गुना करें तो कितना होगा 3x²। फिर x को अगर 4 से गुना करें तो 4x प्लस में। फिर -2 को 3x के साथ गुना करें तो -6x होगा। फिर -2 को +4 से गुना करें तो कितना होगा -8। अब इतना हो गया। अब इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 2x² -7x -15। फिर माइनस है और प्लस माइनस हो जाएगा कितना 3x²। फिर क्या होगा यहाँ पे देख रहे हैं 4x है प्लस में और यहाँ -6x है तो बचेगा कितना -2x और यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा +2x और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा +8। तो अब अगर सॉल्व करें तो क्या होगा 2x² में से अगर 3x² चला जाएगा तो -x² बचेगा। फिर -7x है और यहाँ +2x है तो क्या बच रहा है -5x और यहाँ -15 है और +8 है तो -7 बच रहा है। यही हमारा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये तो है नहीं, इसमें प्लस दे दिया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 20%, 30% और 20% की कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीनों में 40% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं शुरुआत में कितना होगा 100। अब क्या कर रहा है 3 क्रमागत महीनों में 20% की कमी तो कितना हो जाएगा 80%। फिर उसके बाद क्या कर रहा है 30% की कमी यानी 70%। फिर क्या कर रहा है 20% की कमी तो फिर 80% कर दिए। उसके बाद क्या कर रहा है चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा 140/100। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। 0 और 0 कैंसिल, फिर ये दोनों 0 कैंसिल, फिर डबल जीरो कैंसिल। अब इसको गुना कर लेते हैं। 8 8 64 गुना कितना 14 गुना 7 और बटा कितना है 100 तो कितना हो जाएगा 14 चौका 56 का 6 बचा कितना 5। फिर 4 छक 84 और 5 89। फिर गुना 7/100 तो 7 छक 42 का 2 बचा कितना 4। अब 7 9 63 और 4 67 का 7 बचा कितना 6 और 7 8 56 और 6 62/100 यानी 62.72 हमारा क्या आ रहा है अभी चौथा महीना में।
लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो मूल कीमत क्या था इसका 100, और अभी कितना है 62.72, तो कितना की कमी दिखाई दे रहा है। तो माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 में से 2 गया तो 8, फिर 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 99, तो 9 में से 2 गया तो 7, और फिर 9 में से 6 गया तो 3, 37.28% की क्या कमी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की वृद्धि होती है और फिर 18% की कमी होती है, इसकी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अगर 2 बार रहता है तो इसको सक्सेसिव फॉर्मूला से बनाना सबसे आसान हो जाता है। जैसे क्या, एक बार 18% की वृद्धि तो +18 कर दिए, फिर एक बार 18% की कमी तो -18 कर दिए, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 324/100, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में कितना आ रहा है 3.24, यानी कि माइनस में अगर आ रहा है तो 3.24 की कमी होगी। अगर 2 से अधिक रहे तो 100 मानकर बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें से 12 बाल्टी पानी निकाल दिए जाए और उसमें 9 बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो टंकी का 7/12 भाग भर जाएगा। कितने बाल्टी पानी टंकी में आ सकता है, यानी टंकी की क्षमता पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है टंकी है। अब क्या कह रहा है, टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है, तो टोटल भाग कितना है 8, और भरा हुआ है कितना 5 भाग। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाना हो ना तो प्रयास करेंगे ये जो 5/8 भाग दिया हुआ है और यहाँ 7/12 भाग दिया हुआ है और वही टंकी का, तो सबसे पहले भाग को बराबर कर लेंगे। तो जैसे यहाँ 7/12 है और यहाँ क्या है 5/8 है, तो नीचे वाला टोटल है, तो टोटल को टोटल के साथ बराबर करेंगे। तो क्या करना होगा, तो 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 24, यानी अगर हम 5/8 में 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 15/24, और 7/12 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 14/24। तो इससे क्या हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। तो अब हम कह सकते हैं ये हमारा है टंकी, अब इसमें 15 भाग भरा हुआ है और टोटल भाग कितना है 24 है। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें से 12 बाल्टी पानी निकाल लिए जाए, तो 15/24x कर लिए, इसमें से अगर हम 12 बाल्टी पानी निकाल लिए और फिर 9 बाल्टी पानी डाल देते हैं तो क्या हो रहा है टंकी 7/12 भाग, अब 7/12 नहीं होगा 14/24 होगा, 14/24 भाग भरा दिखाई देगा। बस अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो 15x/24 है और 14x/24 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 1/24x, और ये -12 + 9 तो -3, उधर लेके जाएंगे तो +3, तो x का मान कितना निकला 24 दिया 72। बहुत ही सिंपल था, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दो रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल क्या होगा, जुट जाएगा। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकेंड का समय लग रहा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, और समय दिया हुआ है कितना 22 सेकेंड, लिख लिए। दूरी कितना होगा दोनों ट्रेनों की लंबाई, तो एक ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 490 और दूसरा का मान लिए x, बटा चाल कितना हो जाएगा, दोनों का चाल ऐड करना होगा, तो 140 और 100 240 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो 5/18 से गुना करना होगा, तो 18 ऊपर चला आएगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6×18 6 चौक 24, अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा 5 चौक 20, 200 गुना 22, तो 4 4 फिर 00 4400, अब बटा कितना है 3 दिया हुआ है,
बराबर 490 प्लस x। तो अब सबसे पहले भाग ही दे देते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। तो एक बार में 3, फिर 3 चौक 12, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, पॉइंट देंगे, फिर 3 छक 18, फिर ऐसे चलते रहेगा। बराबर कितना हो जाएगा 490 प्लस x। तो अगर हम x का मान निकाले तो क्या करना होगा, 1466.67 में से माइनस करना होगा 490 को। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 0 गया तो 6, और फिर 16 में से 9 गया तो 7, और फिर 13 में से 4 गया तो 9, और इधर 0.67 हो जाएगा 976.67। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। साधारण क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजाएं 60 मीटर और 77 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। बना लिए। इसमें क्या कह रहा है, समांतर भुजाओं की लंबाई 60 मीटर और 77 मीटर। ये हमारा हो जाएगा 60 मीटर क्योंकि छोटा दिख रहा है, और ये 77 मीटर कर दिए। अब आगे क्या कर रहा है, और समांतर भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर और 26 मीटर। तो 25 मीटर और 26 मीटर कर लिए। तो मैदान का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो अब कैसे बनाएंगे। हाइट तो दिया नहीं है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई। तो ये तो दिया हुआ है लेकिन हाइट नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक लंब खींच देते हैं। अब जैसे ही लंब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज बन गया है, और यहाँ से भी एक लंब खींच देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 60, और बाकी का इधर कितना होगा 17, ये दोनों मिला करके। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण अगर 25 दिख रहा है तो क्या होगा 7, 24, 25, और यहाँ अगर 26 दिख रहा है कर्ण में तो इधर कितना होगा 10, 24, 26। ये ट्रिपलेट है। ये थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा, और नहीं तो सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर ये x माने तो ये कितना मानना होगा 17 माइनस x, और फिर इसको अगर h मान करके बनाएं तो थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा। इसलिए तो ये छोटा छोटा ट्रिपलेट तो याद ही होना चाहिए। अब जैसे ही दिख रहा है तो दोनों में क्या दिख रहा है 24 कॉमन। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों त्रिभुज में हाइट कॉमन है, यानी ये 24 हो जाएगा हमारा। तो ये कितना होगा 7, और ये कितना होगा 10। अब ये भी बैठ रहा है 10 और 7 17, और 60 77। तो बस अब निकाल लेते हैं। हमसे पूछ क्या रहा था, मैदान का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो 77 और 60 कितना होगा 7 और 7 6 13, 137, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 24 कर दिए। अब 2 से काट देते हैं 12, बरसती 84 का 4 बचा कितना 8, भरतीय 36 और 8 कितना होगा 44 का 4 बचा कितना 4, और 12 4 16, 1644 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है। यानी ये इसका कहना है कि हमारे पास एक बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। इसके दोनों वृत्तीय फलक, यानी दोनों वृत्तीय फलक ये वाला और ये वाला, तो वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक वृत्तीय फलक का पायर स्क्वायर, तो दो वृत्तीय फलक का 2 पायर स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो 4 गुना करके बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो पाई आर कैंसिल, पाई भी कैंसिल, इसके पास सिर्फ आर बचेगा, 2 और 2 कैंसिल। तो h प्लस आर है, और बराबर कितना है 4r। तो h का मान कितना निकला 3r। अब आगे बढ़ते हैं। तथा बेलन का आयतन दिया हुआ है कितना 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको चाहिए क्या ऊंचाई, तो जहां भी r होगा उसको ऊंचाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले बेलन का आयतन होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर क्या कर देते हैं 192 पाई। तो पाई और पाई कैंसिल। अब यहाँ क्या दिख रहा है आर स्क्वायर, और हमको चाहिए ऊंचाई, तो आर स्क्वायर को एच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो h बराबर 3r दिख रहा है, तो यहाँ से r कितना निकल जाएगा h/3।
तो आर का मान अगर h/3 कर दें तो बस हमारा आंसर निकल जाएगा यहीं से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, h का होल क्यूब बटा कितना है 3 का स्क्वायर 9, और 9 को उधर जा करके गुना कर लेते हैं, 9 गुना 192। अब हमको चाहिए h और यहाँ होल क्यू दिख रहा है, तो इसमें इस तरह से गुणनखंड में तोड़ेंगे कि किसी का होल क्यू हो। तो 9 तो दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं 3 और इसके साथ अगर रहता तो 27 3 का होल क्यू होता है, तो 3 इससे निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर 3 इसके साथ से निकाल लिए तो ये इधर आ गया, तो इसके पास कितना बचा 3 छक 18 और फिर 3 चौक 12। तो ये भी किसी का क्यू दिख रहा है, किसका 4 का क्यू। तो h का मान कितना निकल रहा है, यहाँ से 3 और इससे 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से बनाया जाता है एग्जाम में। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और उनका महत्तम समावर्तक कितना है 6 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 और उनका HCF कितना है 6। तो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, LCM हमसे पूछ रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हम क्या करेंगे, जो ये अनुपात दिया हुआ है दोनों संख्या का, इसका ही निकाल लेंगे HCF। तो ये दोनों का HCF क्या निकला 1, और 1 का मान कितना दिया हुआ है 6। तो हमसे पूछ रहा है LCM ना, तो इसका LCM निकाल लेते हैं। तो 3 और 2 का LCM क्या हो जाएगा 6, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक बेंच का अंकित मूल्य 374 रुपया है जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, प्रतिशत में पूछ भी रहा है और सब कुछ दिया हुआ है प्रतिशत में, तो यहाँ पे इसका कोई योगदान नहीं है। तो क्या करा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 22% अधिक है ना। तो अगर हमारा क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 122 कर देते हैं, और यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 113। 100 में खरीदे 113 में बेचे, तभी तो हमको 13% का लाभ होगा। तो हमसे पूछ रहा है छूट प्रतिशत, तो छूट किस पे देते हैं अंकित मूल्य पे। तो 122 था हमारा अंकित मूल्य और 113 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसको छूट कितना दिया है 12 में से 3 गया तो 9, 9/122 गुना 100 कर दिए, यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना हो जाएगा 900 में से अगर 122 से भाग दे दें तो सभी 7 से शुरू हो रहा है, तो 7 से लगा देते हैं। 7 दूनी 14 का 4 बचा कितना 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 बचा कितना 1, 7 और 1 8। 10 में से 4 गया तो 6, फिर 9 में से 5 गया तो 4। अब पॉइंट देंगे, 0 उतार लेंगे। तो अब क्या देख रहे हैं 6 3 9 9, तो 9 बार में तो बहुत अधिक हो रहा है। तो अगर हम 6 बार में लगाएं तो कितना होगा, बरछक 72 बहुत अधिक हो रहा है, तो 3 बार में लगाते हैं, बढ़ती है 36 इसके आसपास आ रहा है। 3 दूनी 6, बढ़ती है 36। 10 में से 6 गया तो 4, फिर 15 में से 6 गया तो 9, यानी ये लग गया है। तो 7.3 जिसमें है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में भी ऑप्शन को देखते हुए भाग लगाना चाहिए, ये नहीं कि हम आंख मूंद करके भाग लगा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दो ट्रकों की चाल का अनुपात 7:3 है। ट्रक है ए और ट्रक बी, दोनों का स्पीड का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:3। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा 3:7। अब इतना करने के बाद आगे पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर की दूरी, कोई 147 किलोमीटर दूरी है ये तय कर रही है। अगर तेज चाल वाले ट्रक चलती है इतना दूरी, तो क्या हो रहा है, लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम। तो हम क्या देख रहे हैं, ट्रक ए का चाल क्या है अधिक है, तो ये समय कम ले रहा है, और ट्रक बी का चाल अगर कम है तो समय अधिक ले रहा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, कम कितना ले रहा है 7 घंटा कम, तो समय में अंतर कितना हो जाएगा, अनुपात में अंतर 4 का हो जाएगा, और यही 4 का अनुपात दिया हुआ है घंटा में कितना 7 घंटा। तो एक का मान कितना निकल जाएगा 7/4। तो हमसे पूछ क्या रहा है, धीमे ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल होता क्या है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 147 किलोमीटर, और समय कितना हो जाएगा धीमी चाल का, तो धीमी चाल का समय कितना है 7 है ना, और एक का मान 7 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7 गुना 7/4। तो 4 को ऊपर कर लेते हैं,
यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं, वैसे 1/7/4 दिया ही है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 7/4, वही कर दिए यहाँ पे। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर 7 से काटे तो 7 दूनी 14 और एक बार में 7, फिर 7 से काटे तो 7 या 21, तो कितना आ रहा है, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 100 छात्रों का एक कक्षा ने भौतिकी की परीक्षा दी, 37 छात्रों का औसत स्कोर 84 था, अन्य छात्रों का औसत स्कोर 96 था, तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा। बहुत ही सिंपल है। अगर 37 छात्र का औसत दिया हुआ है कितना, 84, तो बाकी स्टूडेंट कितना होगा, 100 में अगर 37 गया तो 63 का औसत स्कोर कितना दिया हुआ है, 96। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, तो अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वो हमारा निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो क्या करेंगे, तो कोई भी एवरेज ले लेंगे, या तो 84 ले लेंगे या 96। तो अगर हम 84 ले लें तो तुलना हम किससे करेंगे, 37 के साथ। यानी कि अगर 37 छात्रों का स्कोर 84 था, ठीक है, तो अगर बाकी का जो स्टूडेंट था 63 स्टूडेंट, अगर इसका भी औसत स्कोर 84 ही रहता, तब तो सभी का औसत 84 रह जाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या हो रहा है, 63 स्टूडेंट अधिक ला रहा है औसत स्कोर, कितना अधिक लेकर के आ रहा है, तो 84 से कितना अधिक है, 96, 12 अधिक है, यानी 12 अधिक लेकर के आ रहा है एवरेज में। तो टोटल कितना ला रहा है अंक में, तो 12 गुना 63 कर देते हैं। तो ये जो अधिक ला रहा है उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, बस उसको एवरेज में ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि एवरेज क्या होता है, सभी को इक्वल भाग में बांटना। तो 12 गुना 63/100 कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बढ़ती है 36 का 6, बचा कितना, 3, बरछक 72 और 3 75/100, यानी कितना हो जाएगा, 7.56। तो अगर हम 84 में 7.56 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 5, 6 और 7 4 11 का 1 बचा कितना, 91.56। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ था ही नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है। अगर ये 37 स्टूडेंट है, उसका औसत स्कोर दिया हुआ है 84, अगर बाकी का जो स्टूडेंट है उसका भी 84 रहता तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या हो रहा है, वो 63 स्टूडेंट जो है 12 अधिक लेकर के आ रहा है, क्या, औसत। तो वो जो 12 अधिक लेकर के आ रहा है एवरेज में, तो टोटल अंक में कितना हो जाएगा, 63 गुना 12। अब ये सभी को बराबर भाग में बांटेंगे, तो 100 से डिवाइड कर दिए, तो बस एवरेज जो अभी 84 था उसमें ऐड करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो सिंपल तरीका से बना लेंगे, और क्या। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 4 दिनों में करता है, और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उसी कार्य का दोगुना कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल है, एक तो यहीं से दिख रहा है, अगर ए बी 4 दिनों में कर रहा है और बी 8 दिनों में, तो इसका दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा, 1-1 होगा। और नहीं तो फिर बना लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम क्या, 8 है, इसका क्षमता क्या हो जाएगा, 2, और इसका क्या होगा, 1। अगर बी का 1 है तो ए का भी कितना होगा, 1। अब टोटल काम कितना है, 8 है, लेकिन क्या हो रहा है, ए अकेले उसी कार्य का दोगुना कार्य को कितने समय में करेगा, तो एक की क्षमता से कितने समय में होगा, 16 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु दिया हुआ है 46 वर्ष। 35 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है, 46। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु कितना हो जाता है, 47। तो औसत हो जा रहा है 47 और संख्या कितना हो जा रहा है, 36। एक शिक्षक आएगा तो 36, तो शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। अगर ये शिक्षक 46 का ही रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन इतना तो है नहीं। ये कितना अधिक लेकर के आ रहा है औसत में, तो देख रहे हैं क्या, औसत में 1 अधिक लेकर के आ रहा है। तो ये जो 1 अधिक लेकर के आ रहा है, तो 1 से गुना कर देंगे 36 में, तो 36 गुना 1, यानी कि इतना जो है वर्ष अधिक लेकर के आ रहा है। और पहले एवरेज कितना था, 46। तो शिक्षक का कितना हो गया, बस इतना, 6 6 12 का 2 बचा कितना, 1, 4 3 7 और 1 8, 82 वर्ष।
और नहीं तो ये दोनों गुना करके माइनस करना होगा ये दोनों का गुना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ए किसी कार्य को 77 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है ए से 75% कम कुशल है। यानी कि बी का क्षमता ए से कितना है? 75% कम है ना। तो अगर ए का 100 है तो इसका क्षमता कितना है? 25 है। ये क्षमता है, ये भी याद रखना है। और ये टाइम दिया हुआ है। और सी जो है बी से 40% अधिक कुशल है। सी के बारे में क्या करा है? बी से 40% अधिक। तो बी का 140 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 4 से अगर काटते तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। 5 25, 20 पंचे 100, फिर 5 सती 35। तो बी, ए और सी का क्षमता निकल गया। अब आगे क्या करा है? यदि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करे तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले एक काम ले लेते हैं। तो ए जो है कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है? 77 दिन में। और ए का क्षमता कितना है? 20 है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 77 गुना 20। ये हमारा टोटल वर्क है। अब इसी काम को कौन कर रहा है? बी और सी मिलकर 30 दिनों तक। तो बी और सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 5 और 7 12। 12 की क्षमता से 30 दिनों तक काम कर रहा है बी और सी। तो बचा हुआ जो शेष काम है, ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए का क्षमता कितना है? 20 की क्षमता से x दिनों तक काम करेगा। तो काम क्या हो जाएगा? पूरा। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो सबसे पहले कैंसिल कर लिए। फिर ये दो, ये दो, और 2 छक 12, इसको भी कैंसिल कर लिए। तो अब हमारे पास कितना बच गया? 77 इधर है, माइनस क्या हो जाएगा? 6 तिया 18, बराबर कितना है? x है। तो 17 में से 8 गया तो 9, और फिर 6 में से 1 गया तो 5। x का मान कितना निकला? 59 दिन। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x है। तो x का 20% को अगर 96 में जोड़ रहे हैं तो संख्या क्या प्राप्त हो रहा है? वही संख्या जो हम माने थे। तो बस इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100। तो 96 बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स बटा 5, यानी कि 4x बटा 5। 4 से अगर काट दे तो कितना होगा? 24 चौक 96। तो x का मान क्या हो जाएगा? 24 पंचे 120। तो हमसे पूछ क्या रहा है? उसी संख्या का 75%। तो 120 का 75% क्या हो जाएगा? 25 तिया 75, 25 चौका 100। 4 से काटे तो 4 तिया 12, 30 तिया 90। ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? यदि 594 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 155 रुपया में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। 594 क्या है? अंकित मूल्य है। और विक्रय मूल्य कितना है? 155। तो छूट कितना दे रहा है? माइनस करना होगा। 14 में से 5 गया तो 9, और फिर 8 में से 5 गया तो 3, और 5 में से 1 गया तो 4। 439 का छूट दे रहा है। किस पर? 594 पे। बस परसेंटेज इसका निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसमें डिवाइड करना होगा। तो 43,900 में भाग लगा देते हैं 594 से। तो अब ऑप्शन को देखते हुए डिवाइड करेंगे। ऑप्शन में क्या है? 7 है। तो 7 से लगाते हैं। 7 चौका 28 का 8, बचा कितना? 2। 7 9 63 और 2 65 का 5, बचा कितना? 6। फिर 7 पचे 35 और 6 41। तो 10 में से 8 गया तो 2, फिर 8 में से 5 गया तो 3, फिर 3 में से 1 गया तो 2, फिर 1 0। अब किससे लगाएंगे? 4 3 2 5 है। तो 25 25 ही तो अधिक हो रहा है। तो अगर हम 4 बार में लगाते हैं तो क्या हो रहा है? लगभग ये तो 600 के बराबर है। तो 6 चौक 24, ये अधिक हो जा रहा है। तो 3 बार में ट्राई करते हैं। तो 4 तिया 12 का 2, बचा कितना? 1। 9 तिया 27 और 1 28 का 8, बचा कितना? 2। फिर 5 तिया 15 और 2 17। तो अब माइनस कर लेते हैं। 10 में से 2 गया तो 8, फिर 11 में से 8 गया तो 3, और फिर 12 में से 7 गया तो 5। तो ये लग गया है। तो 73 पॉइंट समथिंग होगा, वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। विश्वनिधि अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।